नमस्कार, आप देख रहे हो झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। आज लाइव ब्रेकिंग आपके लिए लेकर आए हैं नीमका थाना में। आज राजस्थान के सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में हम हैं फिलहाल और यहां पर लाइव प्रोग्राम आप देख रहे हो। नीमका थाना के युवा नेता जो पूर्व में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके, अपना परचम दिखा चुके राजेश भायड़ा, जी हाँ राजेश मीणा उर्फ राजेश भायड़ा से हम आज आपको मिलाने जा रहे हैं, जो इनको भाई कहकर लोग नाम से बुलाते हैं। और इसके साथ साथ आपको आज नीमका थाना का जो जिले का मुद्दा है, जो नीमका थाना जिला क्यों नहीं बन पा रहा, इसको लेकर क्या कोशिश की जा सकती है। और नीमका थाना के राजेश भायड़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर मांग पत्र दिया है और उसमें जिले की मांग के साथ साथ नीमका थाना की अन्य समस्याओं को लेकर मांग की है कि नीमका थाना जिला बने और क्षेत्र की, नीमका थाना की, मेरे क्षेत्र की ये समस्या सुलझाई जाए। और उसी को लेकर हम बात करते हैं आज नीमका थाना में युवा नेता राजेश भायड़ा से। और तो इस संबंध में आप बताइए कि नीमका थाना जिला क्यों नहीं बन रहा और इसके पीछे क्या कारण है और ये जिला कैसे बन सकता है नीमका थाना। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि सर्वप्रथम तो हमारे प्रदेशवासियों को और क्षेत्रवासियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा नववर्ष पे। और ऐसी उम्मीद और ऐसी आशा के साथ में कि हमारे क्षेत्र में खुशहाली हो, अमन चैन हो, सब लोगों में अच्छे से भाईचारा कायम हो, इसी तरह की उम्मीद और आशा हमारे क्षेत्र में करता हूं। हमारे नीमका थाना में हमारे लोगों में खुशहाली रहे। पत्रकार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग यहाँ मेरे कार्यालय तक पहुंचे हो, बिल्कुल धन्यवाद आपको। हाँ, नववर्ष की शुभकामना के साथ दर्शकों को आपको शुभकामना नववर्ष की। दीपक जी, मैं बताना चाहूंगा कि 30 तारीख को हम यहाँ नीमका थाना से एक डेलीगेशन लेके हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो यहाँ नीमका थाना इसी 30 दिसंबर को, हाँ इसी 30 दिसंबर को यहाँ हमारा एक नीमका थाना से डेलीगेशन हम लोग जयपुर गए। हमें सीएमआर में टाइम दिया गया, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले वहां 30 तारीख को और हमारी वार्ता लगभग आधे घंटे पर हम लोग वहां सीएमआर में मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई। हमने हमारे नीमका थाना की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, जो हमारे प्राचीन रियासत काल से जो हमारे नीमका थाना को जिला बनाने की जो मांग बरसों से उठती आ रही है, हर एक गवर्नमेंट में, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, हर एक गवर्नमेंट में हमें हमारे नीमका थाना वासियों ने पुरजोर तरीके से इस हमारे नीमका थाना की आवाज को बुलंद करके हमारे लोगों ने हमेशा जिले की डिमांड प्रदेश में रखी है हमेशा। और उसी के अकॉर्डिंग हमारा भी एक डेलीगेशन, हमारे भी कुछ एक प्रबुद्ध जन, कुछ एक शिक्षाविद लोग, हम लोग यहाँ नीमका थाना से मेरे प्रतिनिधित्व में सारे लोग हम लोग जयपुर गए। मुख्यमंत्री से मिलकर हमारी जो मुलाकात रही वो बहुत ही सकारात्मक मुलाकात रही। मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया कि काफी लंबे टाइम से हमने हमारे नीमका थाना के बारे में बहुत सी चीजें उनको हमने लिखित में भी एक कौन सी चीजें थी जो आपने अवगत कराई मुख्यमंत्री को, और आपको उसके बाद में क्या लगा कि मुख्यमंत्री उन मांगों से नीमका थाना को जिला बनाएंगे। देखिए, ये राजनीतिक को स्टंटबाजी की बात नहीं है, लेकिन आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशन से, उनकी लैंग्वेज से ये पता चलता है कि हमें भी ये महसूस हुआ कि हमें बहुत जल्दी बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है हमारे नीमका थाना को, क्योंकि हमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से सुना और बहुत सी चीजों में हमारे बीच में जो सकारात्मक एक बातचीत हुई, उससे हमें यही लगता है कि हमारे नीमका थाना को बहुत जल्दी प्रायोरिटी दी जाएगी। और इसके साथ साथ क्या समस्या उठाई आपने नीमका थाना क्षेत्र की। मैंने मूलतः मेरे क्षेत्र को लेके, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होता है, उसका एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम लोग हमारे लोगों के बीच में रहते हैं, हमसे लोग बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारा कोई लीडर, हमारे बीच में से कोई लीडर हमारी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाए, मजबूती से उठाए। जो हमारे लोकल इश्यूज हैं, जो हमारे क्षेत्र के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स बोल सकते हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको लेके हमने जिले के साथ में हमने कुआं लिफ्ट परियोजना के पानी के लिए भी हमने मुख्यमंत्री जी से हमने मेंशन किया था। हमने जो यहाँ से एक मैनिफेस्टो बना के हम ले गए थे जयपुर,
उसमें हमने एक कुंवाराम लिफ्ट पानी की समस्या से भी मुख्यमंत्री जी को हमने अवगत कराया है, क्योंकि हमारी ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हमारे नीमका थाना के ये है कि हमें जिले के लिए हमारा नीमका थाना पूरी तरह से हर एक नॉर्म्स पूरा करता है, हर एक भौगोलिक स्थिति, हर एक अंग्रेजों के टाइम से आपको पता है पत्रकार जी, यहाँ अंग्रेजों के टाइम की छावनी हुआ करती थी, रियासत काल से यहाँ हमारा नीमका थाना का इतिहास बहुत पुराना रहा है, पूरा अंग्रेजों के टाइम से। वो सारी चीजें मुख्यमंत्री जी को मैंने पटल में रखने की कोशिश की, और चर्चा और परिचर्चा होने के बाद में मुख्यमंत्री जी ने हमें यही आश्वस्त किया कि बिल्कुल हम लोग इस चीज को बजट में बारीकी से देखेंगे। इतना हम लोगों को उन्होंने हमारे डेलीगेशन को आश्वस्त किया था उन्होंने। बिल्कुल। और अब बात करेंगे इन 2-4 मुद्दों पर भी कि नीम का थाना में जो विधायक है सुरेश मोदी, वो नीम का थाना जिला बनाने की यात्रा निकाल रहे हैं। आज यात्रा उनकी शुरुआत भी हो चुकी है, और उसके साथ साथ ओम प्रकाश साई थे जो यहाँ से अनेक दशकों पहले नीम का थाना में आमरण अनशन भी किया है, और भी कई लोग थे जिन्होंने इस नीम का थाना की मांग को लेकर आमरण अनशन या बहुत संघर्ष किया है। ओम प्रकाश साई भी आज कहीं ना कहीं खो गए हैं, उनका भी मुद्दा उठाएंगे कि लोगों को याद क्यों नहीं आते यहाँ के जो विधायक कि वो शहीद है। अगर शहीद है तो उनके गरीब परिवार की सुनी क्यों नहीं जाती, ओम प्रकाश साई की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। दूसरी चीज ये, पूरे राजस्थान में नीम का थाना में एक ऐसा नीम का थाना क्षेत्र है जो संपूर्ण राजस्थान का सबसे ज्यादा राजस्व नीम का थाना से जाता है, लेकिन नीम का थाना के साथ भेदभाव क्यों, नीम का थाना के नेताओं को इतना कमजोर क्यों समझा जाता है कि आसपास के क्षेत्र के सभी लोग ये चाहते हैं कि रींगस जिला बने, उधर उदयपुरवाटी जिला बने। एक राजनीति में फुटबॉल की तरह हो चुका है, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं सभी मांग उठा रहे हैं, और उसी प्रकार से राजेश भाईडा ने भी मांग उठाई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर, और इन्होंने कहा है कि सकारात्मक हमें परिणाम मिलेगा, हमें आशा है। इसके साथ साथ बात करते हैं कि इस नीम का थाना को अगर जिला नहीं बनता है तो आप क्या करोगे? देखिए पत्रकार जी, मेरा जो धर्म बनता था, मैं बेखूबी से मेरे लोगों के साथ में इस आवाज को मैंने प्रदेश जयपुर तक मजबूत करने की कोशिश की है, और आपने सारी चीजों को वेट एंड वॉच वाली पोजीशन आपने देखी है। स्थिति आप मीडिया के लोग हो, आप सारी चीजों से अवगत रहते हो, आपको काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे आप ये सोचो कि हमें किसी चीज की जानकारी नहीं है, तो आप लोगों के भाई क्षेत्र के हमारे बेसिक जो मुद्दे हैं उनके बारे में आपको सारी चीजों के बारे में अच्छे से मेरी नॉलेज, इस चीज को बैड लक भी बोल सकते हैं हम लोग। ये कहें कि हमारे नीम का थाना से जब भी किसी ने रिप्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट मीन्स मतलब सत्ता की कुर्सी पे जो भी रहा है, कभी कोई बीजेपी के रूप में रहा, कभी कांग्रेस के रूप में रहा, क्योंकि तीसरा फ्रंट तो यहाँ मजबूती से कभी आज तक तीसरा फ्रंट यहाँ बन नहीं पाया। जहां क्षेत्रीय लोग, जहां स्थानीय लोगों को वेटेज नहीं मिलता है, जहां स्थानीय लीडरशिप डेवलप नहीं होती ना, वहां ये खेल वर्षों से चला आ रहा है यहाँ से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह का खेल हमारे नीमका थाना में भी वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन दुख और पीड़ा इस बात की है कि हम लोग मध्यम क्लास के लोग, सारे लोग जवान किसान, हमारे आज किसानी लोग, हमारे लोग दुख दर्द में, पीड़ा में है। हमें तकलीफ इस बात की है कि हमारे नौजवान भाई अपनी बात को मजबूती से रखे, तो आज कहाँ रखे। आज का जवान, हमारा यहाँ का किसान बड़ी मुसीबत में है। इस चीज को लेके हमें पीड़ा भी होती है। और पत्रकार जी, जहां तक मेरा नॉलेज है कि इन्होंने सरकारें किसी की भी रही हो, कांग्रेस बीजेपी की, लेकिन इन्होंने हमेशा, जहां तक मेरा मानना है, जहां मेरा बौद्धिक स्तर काम करता है, कि इन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए, खुद के निजी स्वार्थों के लिए जनता के हितों को इन्होंने हमेशा मारा है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जो ये हमारे सिटिंग जो एमएलए हैं कांग्रेस से, सुरेश जी मोदी, जो इस टाइम पे जो यात्रा का जो एक नीमका थाना से लेके चल रहे हैं, ये काम तो इनको 2 साल पहले कर देना चाहिए था। अब इनको लगा कि यार मेरी कुर्सी खतरे में है, मेरा टिकट खतरे में है, या मैं खतरे में हूं। आदमी क्या अपने आप को से महसूस करता है, गर्दन तक हाथ आता है ना पत्रकार जी,
तो जाहिर सी बात है आदमी को तकलीफ होती है इस चीज को। और हमारे नौजवानों ने, हमारे स्थानीय लोगों ने इनके जो भी मुद्दे थे उनको बारीकी से अच्छे से समझ लिया है कि ये क्या क्या काम करते हैं। सच्चाई बात तो यह है पत्रकार जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा नीम का थाना तो प्रतापगढ़ से पहले भी जो जिला बना था ना हमारा प्रतापगढ़ राजस्थान प्रदेश में, उससे पहले हमारा नीम का थाना पूरी तरह से डिजोल्व करता था कि हमारा नीम का थाना उससे पहले जिला बनता। लेकिन इन निकम्मे नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए, खुद के पर्सनल स्वार्थ के लिए इन्होंने हमारी जनता का गला दबाया। ये निश्चित है। इनको बताऊं क्या चाहिए पत्रकार जी, इनसे अब जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, भाई लुढ़कती हुई गिरती हुई सरकार थी, इसको बैलेंस करने के लिए हर एक एमएलए की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता थी, आपको बताया। तो उस पोजीशन में इनसे पूछा गया कि भाई आप लोग एक एक एमएलए को डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी ने फेस किया है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपके क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं। इनके मुद्दे हमारे पब्लिक से जुड़ाव के ना होके इनके मुद्दे ये थे कि हमें हमारे जो लीजों के अलॉटमेंट, हमारे एलआईवी जारी हो जाए, हमारे लीजों की सैंक्शन हो जाए, हमारे लीजों का ईसी मिल जाए, हमारे रेवेन्यू के जो भी पेंडिंग जो फाइलें हैं हमारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उन जमीनों के हमारे अलॉटमेंट हो जाए। उन्होंने वो सब करवाया है। इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं कि इन्हें जनता हमारी यहाँ नीम का थाना की जनता परेशान है, तकलीफ में है, परेशानी में, इन मुद्दों से इन्हें कोई मतलब नहीं है। अब सिर्फ ये राजनीतिक स्टंटबाजी है। मैं तो वेलकम करता हूँ इस चीज का। हमारे एक बुजुर्ग थे, वो ओम प्रकाश जी साई जी, उन्होंने इतना शानदार यहाँ पहल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाया इन्होंने कि हमारे नीम का थाना को जिला बनाने के लिए उन्होंने जो अथक प्रयास किए, हम उस चीज का तहे दिल से उन्हें शुक्रगुजार भी है और सच्ची श्रद्धांजलि भी हम देना चाहेंगे कि हमारे बीच से कोई वीर है, हमारा कोई स्थानीय कोई ऐसा वीर हम में से जो इस बात को मजबूती से उठा के गया है और उसी चीज को हम जैसा नौजवान भी उसी चीज को अनुसरण कर रहा है। इसीलिए मैं भी मुख्यमंत्री जी से मिलकर आया हूँ कि हमारे जिले की बात को प्रमुखता से रखें कि हमारे लोगों को इस चीज का बहुत ही मजबूती से फायदा मिल सके। ओम प्रकाश साई जिन्होंने नीम का थाना को जिला बनाने के लिए संघर्ष किया, आज ओम प्रकाश साई तो नहीं रहे, चल बसे इस दुनिया से विदा हो चुके, लेकिन आज उनका परिवार गरीबी में जी रहा है। इसके लिए यहाँ के विधायक ने आज तक शायद प्रयास नहीं किया। और उस परिवार के लिए सर क्या होना चाहिए जिन्होंने नीम का थाना को जिला बनाने के लिए संघर्ष किया? देखो, सबसे पहले तो हम किसी चीज का रिगार्ड करते हैं, हम किसी चीज को दिल से स्वीकारते हैं, तो भावनात्मक तरीके से हम लोग इस चीज को माने कि वो हमारे वास्तव में हमारे रोल मॉडल थे, हमारे आदर्श थे। उनसे हमें एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम जैसे नौजवान को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि उन्होंने एक अच्छी पहल हमारे नीम का थाना वासियों के लिए की थी और क्षेत्र में हमारे लोगों के बीच में बहुत अच्छा जुड़ाव के साथ में हमें देखने को ये भी मिला कि उनका बहुत बड़ा त्याग और तपस्या का काम उन्होंने किया था, वो बहुत ही लाजवाब, उनके द्वारा जो प्रयास थे बहुत ही लाजवाब प्रयास थे। उनका कोई मेरी नजर में कोई शानी नहीं है। यहाँ कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई सामाजिक संगठन के लोग हो, उनके मुकाबले का कोई शानी नहीं था मेरी नजर में, तो जहां तक मैं सोचता हूँ। बिल्कुल। एक चीज और कि नीम का थाना में कितने लोगों के साथ अन्याय होते हैं और बात करते हैं यहाँ के विधायक सुरेश मोदी महिला सशक्तिकरण की, और महिलाओं पे डंडे मारे जाते हैं, वीडियो वायरल होती है। पाटन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहां आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, ये वाला स्लोगन फेल साबित हो रहा है और अपराधियों में विश्वास, आम जन में डर हो रहा है। ऐसे कई मामले हो चुके, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती महिलाओं के हत्या, लेकिन देखने को आ रहा है न्याय में कोई साथ नहीं देता। एक गरीब पीड़ित लाचार ठोकरें कोर्ट की यमुना है। और बात करेंगे राजेश जी से कि किस प्रकार इन्होंने दुखी पीड़ित शोषित के लिए साथ दिया, आगे भी किस प्रकार देंगे, और जो ये वातावरण हो रहा है नीम का थाना में आपराधिक घटनाओं का और तानाशाही रवैये का, उसके बारे में क्या कहेंगे राजेश जी? बात करते हैं। पत्रकार जी, ऐसा है, देखो राजनीति इसमें स्थायित्व तो नहीं होता है। देखो बिल्कुल भी
ये अपन इसको बोल सकते हैं कि थानेदार वाली कुर्सी नहीं होती क्या, जैसे कभी चेंज हो गई, कभी कोई नया आ गया, कभी पुराना चला गया, नया फिर दूसरा आ गया। तो पॉलिटिक्स का भी कुछ ऐसा ही है। जन कल्याण के मुद्दों को लेके, मानव कल्याण के मुद्दों को लेके हम लोग, हमारे 36 कौम का कोई भी नौजवान, कोई भी हमारा भाई तकलीफ में है, मुसीबत में है, पीड़ा में है, किसी दुर्घटना में है, हमें जब भी वो याद करता है तो हम उसके लिए मजबूती से खड़े मिलते हैं। उस चीज में हम लोग ये नहीं पूछते कि कौन कहां से आया, किस जाति से है, किस समुदाय से है, किस बिरादरी से। इस तरह के हमारे द्वारा ये आकलन नहीं किया जाता। हमारे लिए मानव जाति है, धर्म कोई भी हो सकता है, लेकिन हम पूरी मानव जाति को एक मानते हैं। हमारे भाइयों में, हमारे नीमका थाना में कोई भी हमारा भाई मजलूम है, बेसहारा है, अपाहिज अपने आप को कहीं भी अकेला महसूस करता है, तो 4 साल में जो मैंने वर्क किया है यहाँ मेरे लोगों के बीच में रहकर, तो मैं इतना आश्वस्त हूं कि मुझे लगता है कि मैं मेरे लोगों की बात को मजबूती से उठाने की कोशिश करता हूं और हमेशा उन्हें एक मजबूत बल और एक ऊर्जा देने का काम मैं निश्चित रूप से करता हूं। जी, आपको इतना बताना चाहूंगा। जो पाटन क्षेत्र में महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, नीमका थाना विधायक कहते हैं महिला सशक्तिकरण, महिलाओं पे अत्याचार के बारे में क्या कहेंगे? पाटन थाना सुनाई भी नहीं करता है अनेक लोगों की। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ ये बनी हुई है कि यहाँ सही बात तो ये है कि सिस्टम सारा है ना, यहाँ कंट्रोल में नहीं है। यहाँ लोकल हम ऐसे ऐसे मामले देखते हैं, हमारे सामने आते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है और इन सब चीजों को आत्मसात करते हैं तो एक गिल्टी सा फील भी होता है कि यार हमारे लोगों के बीच में, हमारी, जहां आप पाटन के बारे में बात कर रहे हो, वहां पे हमारे उप तहसील बनी हुई है, वो तहसील का दर्जा हुआ है आपकी बार इसमें बजट में। हमने बड़े हर्षोल्लास से इसको एक जश्न के रूप में मनाया था कि हमारी पाटन को तहसील के रूप में सौगात मिली है। तो इस चीज को हम लोग अच्छे से बधाइयां और शुभकामना के रूप में इस चीज को हम ले रहे थे, लेकिन दिन प्रतिदिन वहां पे स्थिति बहुत क्रिटिकल होती जा रही है कि बॉर्डर से लगता हुआ एरिया है। तो उसके लिए अगर कोई मजबूती से एक्शन प्लान तैयार नहीं होगा, कोई कार्य योजना अच्छे से प्लान नहीं होगी और अच्छा एक ब्लूप्रिंट, जिस चीज को हम नक्शा बोलते हैं, वो अगर रोड मैप ठीक से तैयार नहीं होगा तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक वहां पे बहुत बड़े खतरे की संभावना मुझे क्लियर नजर आती है। तो शर्मा जी, मैं बताना चाहूंगा वहां के लिए स्पेशल प्लान आप लोगों को, यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं, उनको एक एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा मजबूती से, ताकि वहां पे आमजन की सुरक्षा हो सके, बहन बेटियों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके और हर एक मनुष्य वहां पे अपने आप को भय और डर के माहौल से अपने आप को दूर रख सके और अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और सकारात्मक जीवन अच्छे से जी सके, अपना जो जीवन यापन कर सके। आप जनप्रतिनिधि और राजनेता के साथ साथ युवा नेता, सामाजिक नेता होने के साथ साथ आप इन जो दुखी पीड़ित अगर कोई आपके पास आता है तो क्या आप उसकी सहायता करोगे? बिल्कुल। देखो, मैं जब से मेरा एजुकेशन था उसी टाइम से जन कल्याण, मानव कल्याण को मैंने आधार मान रखा है, उस चीज को मैंने धर्म मान रखा है। इस चीज में जहां तक मैं सोचता हूँ कि एक नैतिकता का भी परिचय, जिस चीज को हम बोल सकते हैं, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। आदमी को मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ ना कुछ इस तरह के सामाजिक सरोकार के कार्य भी हो सकते हैं, एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी कोई भूमिका हो सकती है, सोशल इंजीनियरिंग का भी काम हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रयास आमजन को और हर एक मनुष्य को अपने अपने क्षेत्र में करना चाहिए, जिससे हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, हमारे क्षेत्र में लोगों में खुशहाली आए और हमारे लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हो। इस तरह की उम्मीद मैं तमाम नौजवानों से, क्षेत्रवासियों से करता हूँ। नीमका थाना में जो सुरेश मोदी ने आज ये यात्रा निकाली है, क्या ये सफल होगी या असफल होगी? इसके पीछे क्या नीमका थाना जिला बनेगा इस यात्रा से या नहीं बनेगा? देखिए, इसको मैं मेरे नजरिए से तो राजनीतिक स्टंटबाजी के अलावा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा और जहां तक मैं मानता हूं हमारे नीमका थाना वासियों में इस चीज को लेके बहुत सी अपने अपने लोगों के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं, अपने अपने कंजर्वेशंस हैं इस चीज को लेके
कि हमारे लोग ये देखना चाह रहे हैं कि इस तरह का एक जिसको हम शानबाग बोल सकते हैं, एक अपने बहुत बड़ा ये बोल सकते हैं कि लवा लाजमे के हिसाब से लेके जा रहे हैं वहां। तो जहां तक मैं सोचता हूं यहाँ पे स्थिति कुछ दूसरी है, वहां पे स्थिति दूसरी है। अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए इनको तो अब आपको पत्रकार जी मैं सारी चीजें देखो, अपन नकारात्मक चीजों पे ना जाके सकारात्मक चीजों पे बात करें। ये 4 साल पहले अच्छे पब्लिक ने विश्वास करके, हमारी जनता ने विश्वास करके इनको जिताया। यहाँ पे जिताने के बाद में इनकी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती थी कि हमारे बीजेपी के पिछले कार्यकाल से हमारे जिले की प्रमुख मांग थी हमारी, भाई लीडर्स से कोई लीडर्स से कोई आके ये तो कहता नहीं कि लीडर साहब अपनी जमीन की रजिस्ट्री हमारे नाम करवा दो या आप आपकी जमीन हमें दे दो। आम पब्लिक को ऐसा तो कुछ मतलब ही नहीं है ना। उनके जो बेसिक हमारा जो नीम का थाना का ज्वलंत मुद्दा था कि जिले के लिए हम लोग डिजर्व कर रहे थे काफी लंबे टाइम से, तो इनको जीतते सबसे पहले तो मेरा जहां तक मानना है कि इनको जिले के लिए 4 साल पहले ये काम करना चाहिए था। जो काम ये आज कर रहे हैं वो काम इन्हें 4 साल पहले करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे मांग तब से उठानी चाहिए थी, आज क्यों उठी? उस टाइम पे ये खेली आपको पता है, आपको बताने के लिए जितनी हर चीज को अब मैं एक्सपोज हर चीज मतलब फायदे लेके और फिर लास्ट में ये सिर्फ और सिर्फ 4 साल तो है ना। मैं सीधा बोल देता हूं, मैं बेबाक बोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 साल इन्होंने अच्छे से अपना बिजनेस सेटल किया अच्छे से, और राजनीति के लिए इन्होंने कि आगे आज मैं एमएलए हूं तो कल मैं मेरे बेटे को किस तरह से सिक्योर कर सकूं, मेरी आने वाली पीढ़ी को किस तरह से मैं सिक्योर कर सकूं, इसको लेके 4 साल इन्होंने एक्शन प्लान तैयार किया। इन्हें कोई मतलब नहीं कि हमारी जनता किस स्थिति, किस दर्द में, किस पीड़ा में, किस वेदना में हमारे लोग हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं। इन्होंने जब बारी आई ना, ये उस टाइम पे ये भी कह सकते थे कि हमें माइंसों के अलॉटमेंट नहीं चाहिए, हम हमारा निजी स्वार्थ नहीं देखेंगे, हमें हमारा पर्सनल लाभ नहीं चाहिए, हमें हमारे लोगों की आवाज चाहिए, हमारे नीम का थाना को हम लोग जिला दे, हमें जिले की सौगात दो मुख्यमंत्री जी हमें। लेकिन उस टाइम पे इन्होंने जमीनों के अलाटमेंट करवाए और माइंसों के इन्होंने ईसी जारी करवाई, और इन्हें अपने खुद के लाभ के अलावा कोई दूसरा काम नहीं था। ये तो है निहायत सत्य बात, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये सत्य बात है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी वाली बात, ये ओरिजिनल बात है। इन पे आरोप भी लगे हैं, पहले पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल ने भी आरोप लगाए हैं माइन संबंधित लाभ कमाने के लिए या जमीन संबंधित लाभ कमाने के लिए। देखिए शर्मा जी, ये लंबा हो जाएगा, आप काफी टाइम से मुझसे भाई क्रॉस मल्टीपल इक्वेशन भी कर रहे हो, सारी चीजें बढ़ रही है, लेकिन फिर भी मैं आप सापेक्ष में कहिए छोटे रूप में जो भी, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि राज में कोई भी इंसान होता है ना, तो वो एक दूसरे की जेब की तरफ नहीं देखता कि मैं इसकी जेब को लूट लूं या इसकी जेब को देख लूं, इसकी जेब को हड़प लूं। ये अप्रत्यक्ष जो राज में होता है ना, बी सीटेड होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से जो लाभ होते हैं ना, लाभ मीन्स मैं बताऊं आपको कि उन्होंने आज जनाना अस्पताल आया, हमारे बहुत कंजस्टेड जगह थी यहाँ पे, आपको पता है, लेकिन इनकी जमीन लगती थी, हमारे माननीय विधायक जी की जमीन लगती थी वहां पे 20-30 बीघा। अब वहां ले जाके आप जनाना अस्पताल खोल रहे हो तो स्वाभाविक बात है, आपको पता है आज के टाइम पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सब रखते हैं, सबका बौद्धिक स्तर काम करता है, सब समझ रखते हैं कि वो जमीनों की रेटें वहां पे उस अस्पताल के जाने के बाद में कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है। आपको एक एग्जाम्पल तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि कितनी उन जमीनों की रेट कितनी हाई रेट हो गई। सुनने में तो आई यही आ रहा है आम जनता के माध्यम से कि नीम का थाना में प्रॉपर्टी का व्यवसाय गैर कानूनी तरीके से या कानूनी तरीके से दलाली से हो रहा है, राजनीतिक फायदा लेकर। अब देखिए पिछले कार्यकाल में, उससे पिछला कार्यकाल देख लो, उस टाइम पे हमारा ये बाईपास है बार इसको 17 किलोमीटर का ऐसे घुमा के और 17 किलोमीटर का बाईपास किया है इसको, 17 किलोमीटर का। अब जिसमें हमारे एमएलए की जमीन लगती थी, हमारे जो पूर्व एमएलए थे उनकी जमीन लाभ का मतलब, यहाँ जो भी कोई भी एमएलए आया है यहाँ पे
चाहे वो कांग्रेस से आया, बीजेपी से आया, इनका टेक्निकल जो चोरी का इशू रहा है ना, इन्होंने बारी बारी से हर एक ने यहाँ पे हर एक विधायक ने लूट मचाई है। चाहे यहाँ से कोई माननीय प्रेम सिंह जी बाजौर हो, चाहे रमेश जी खंडेलवाल हो, चाहे ये सुरेश जी मोदी हो, इनका जब भी मौका लगा तीनों का बारी बारी से इन्होंने बारी बारी से हमारे नीमका थाना की भोले वाली जनता को निश्चित लूटा है इन्होंने, निश्चित रूप से लूटा है इन्होंने। ये निहायत सत्य बात है। इस बात में कहीं कोई पार्शलिटी वाली बात नहीं है, कोई पक्षपात वाली बात नहीं है। आप चाहो तो मुझसे ये सारी चीजें एक्सप्लेन भी करवा सकते हो, मुझसे आप पूछ सकते हो हर एक इंसान के बारे में। मैं आपको विद एविडेंस हर एक चीज खोल के मैं पूरा आपको पूरी चीजें बता सकता हूँ अच्छे से। आप किसी लेकिन आपका ये जो एपिसोड है ये काफी लंबा हो गया। फिर भी अभी कभी आपको रिलैक्स टाइम में हो, कभी आप मजबूती से आपको टाइम मिले, उस हिसाब से हर एक चीज को अच्छे से मैं आपको बायोग्राफी जो एपिसोड है वो सारा मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ हर एक चीज के बारे में। बिल्कुल, सवालों का कोई अंत नहीं, लेकिन दो सवाल और करेंगे हम। युवा नेता है जो उभरते हुए युवा नेता, नीम का थाना में युवा नेता के रूप में पहचान बना चुके और पिछले चुनावों से लेकर अब तक काफी लोगों के दिल में भी है, नाम भी है इनका। कुछ लोग इनकी निंदा करते हैं, कुछ लोग इनकी प्रशंसा करते हैं और राजेश भाईडा के नाम से मशहूर हैं। और इन्होंने कॉलेज की छात्र नीति भी की है और कॉलेज के टाइम से ही छात्र राजनीति में थे। इसके बाद में अब आज इनका विधानसभा में अच्छा खासा नाम है और पूर्व में भी ये हजारों कितने वोट लिए थे आपने पूर्व विधानसभा चुनाव में? मेरे 15,000 के समथिंग वोट थे। पहली बार में 15,000 लोगों के वोट प्राप्त किए, इन्होंने मत प्राप्त किया है। लमसम और ज्यादा टाइम नहीं था, महीने भर का मुझे टाइम मिला चुनाव लड़ने में। हाँ, महीने भर पहले ही मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में आ पाया। बाकी आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूंगा शर्मा जी, हमारा एक प्रयास रहा है कि हमारे स्थानीय लोगों में लीडरशिप डेवलप हो, हमारे स्थानीय लोग नेतृत्व क्षमता को ठीक से समझे। और जब तक हमारे बीच में से आज मैं मानता हूं आज एक राजेश भाईडा है यहाँ पे, और जहां तक मेरा मानना है 23 के बाद में हमारे स्थानीय लोग है ना, राजनीति को लेके राजनीति में जो हमारे लोगों में जो अवेयरनेस दिन प्रतिदिन आती जा रही है, हमारे लोगों में चेतना और जागृति जिस चीज को बोल सकते हैं वो बहुत ही लाजवाब हमारे नौजवानों में, हमारे स्थानीय लोगों में देखने को हमें मिल रही है। अब दिन प्रतिदिन ये सब सिस्टम है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, आसमान है तो है, चंद्रमा है तो है। ये निश्चित बात है 2023 के बाद में हमारे इस नीमका थाना में बिल्कुल बदलाव की बहार निश्चित आएगी। हमारे स्थानीय लीडर यहाँ पे डेवलप होंगे। आज एक आपका भाई राजेश भाईडा यहाँ इनके बीच में स्ट्रगल कर रहा है। आने वाले कुछ समय बाद में बहुत से हमारे लोकल स्थानीय लीडर यहाँ से अपना अपना स्ट्रगल यहाँ जारी करेंगे। तो ये इनका और मुझ जैसा नौजवान भी परिवर्तन को जहां तक सोचता है समझता है, निश्चित रूप से 2023 में हम परिवर्तन करेंगे और बड़ी मजबूती और शिद्दत के साथ में हम लोग ये चुनाव लड़ेंगे। एक चीज और पूछना चाहूंगा, नीम का थाना में जो भाजपा है, प्रेम सिंह बाजौर, जो प्रमोद बाजौर ने, इन्होंने आरोप लगाया था कि कोर्ट की जमीन अपने निश्चित रिश्तेदारों को या जान पहचान वालों को उपलब्ध करवा दी यहाँ के राजनीतिक रूप से फायदा लेने के लिए सत्ता में बैठे लोगों ने। तो उस बारे में बाद में तो भाजपा चुप्पी हो गई। नीम का थाना में प्रेम सिंह बाजौर विपक्ष की आवाज क्यों नहीं उठा रहे? विपक्ष की आवाज नहीं उठा पा रहे, लोग दुखी पीड़ित है, उनकी समस्याएं शायद नहीं सुन पा रहे। तो इसका क्या कारण है? अनेक मुद्दे हो चुके, बुधौली रोड भी ऐसे की ऐसे पड़ा है, इसके बारे में कोई नहीं बोलता कि कितने लोगों के खड्डे से सिर में या रीढ़ की हड्डी में दर्द हो चुका है, साधन खराब हो चुके हैं, लोग पड़ चुके हैं। तो इस बारे में विपक्ष की भूमिका नहीं है नीम का थाना। देखिए मीडिया के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी जानकारी के लिए शर्मा जी मैं यही बताना चाहूंगा कि इनकी चाल है ना, कुछ एक तो 4 साल में हम जैसे नौजवानों ने मिलकर ठीक कर दी इनका जो थोड़ा बहुत अलाइनमेंट ऊपर नीचे था, इनका दिमाग थोड़ा खिसका हुआ था ना बड़े लीडर्स का, वो पूरा लेवल में ला दिया है हमने। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ये सोचो कि इसमें कोई डाउट वाली बात है, क्योंकि
4-4, 5-5 साल ये चुनाव लड़के चले जाते थे, 3-3, 4-4 साल हमारे क्षेत्र की जनता हमारे लोगों के बीच में आते नहीं थे। हमारा कोई भाई, हमारा कोई किसान जवान किसी भी दुख में, दर्द में, पीड़ा में होता था, कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे लोगों में जो अवेयरनेस, जो चेतना जागृति, जो लीडरशिप को लेके आ रही है, नेतृत्व क्षमता को लेके आ रही है, अब इनको ये लगने लग गया कि यहाँ ये कुर्सी है ना, बहुत जल्दी उखड़ने वाली है। निश्चित रूप से दोनों जो कांग्रेस बीजेपी के लीडर्स है ना, उनको खुद को लगने लग गया कि अब ये आगे ये दुकान अपना चलने वाला नहीं है ठीक से, क्योंकि यहाँ के लोग समझने वाले, हमारे यहाँ नीमका थाना परिसीमन का भी एक बहुत बड़ा मामला है। बीजेपी गवर्नमेंट में भी ये कमिटमेंट किया गया था हमारे लोगों के द्वारा कि हम नगर पालिका का परिसीमन करेंगे, उसका विस्तार करेंगे। उसमें हमारे लोगों के साथ में इन्होंने बार्गेनिंग किया, बड़ा क्या किया, धोखा किया हमारे लोगों के साथ सरकार से। इन्होंने आश्वस्त किया कि हम नगर पालिका के वार्डों का परिसीमन, इन्होंने नगर पालिका का परिसीमन तो किया नहीं, वार्डों का परिसीमन कर दिया। वार्डों का परिसीमन से मतलब हमारे जो नीमका थाना के नियर बाई नजदीक, जैसे अपने ढाणियां लगी हुई है, गांव लगे हुए हैं हमारे, जैसे राजनगर है हमारा नजदीक, भावरियों की ढाणियां लगी हुई है नजदीक हमारा रेलवे स्टेशन बताओ, जाखड़ कॉलोनी रेलवे स्टेशन, जहां से पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हमारा रेल यहाँ से गुजरता है। रेल डिपार्टमेंट की यहाँ पे कम से कम रोज पर डे 50 से 70 ट्रेनें यहाँ से गुजरती है हमारे प्लेटफॉर्म से। उस प्लेटफॉर्म को उन्होंने नगर पालिका में नहीं ले रखा। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। हमारी जाखड़ कॉलोनी पूरी वहां स्टेशन बना हुआ है, रेलवे स्टेशन। तो इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट में भी हमारे भोले भाले लोगों से, ग्रामीण प्रदेश के लोगों से इन्होंने वादा किया था कि हम लोग इस चीज को मजबूती से आप लोगों का नगर पालिका परिसीमन करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। अब उन्होंने जो सत्ता में नहीं था, उस टाइम पे बीजेपी सरकार थी, जो सत्ता में नहीं था उसने वादा किया था कि मैं भी पॉसिबल अगर ऐसा होगा, मैं सत्ता में आऊंगा, मुझे जनता जनार्दन मुझे मौका देती है, आशीर्वाद देती है, तो ये काम मैं करूंगा। कहा कि आप बता दो मुझे, 4 साल हो गए इनको, कहाँ परिसीमन हुआ मुझे बताओ, आप कहाँ परिसीमन हुआ। ये भी सत्ता में काबिज हो गए ये वादा करके, कहाँ परिसीमन हो गया, 4 साल हो गए। हमारे लोगों को इन्होंने ठगाया, ये निश्चित रूप से गलत किया हमारे लोगों के साथ। जनता जानती है, पब्लिक पूरा मूड बना के बैठी है। 2023 में मैं बता रहा हूँ आपको पत्रकार जी, इनकी चाल कुछ तो आप जैसे भाइयों के सहयोग से, हम जैसा नौजवान लगा हुआ है पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत और पूरी मजबूती से। हमारे पास क्या, हम तो मिडिल क्लास है, साधारण परिवार से है, किसान परिवार से हो। बिल्कुल किसान परिवार से हूँ। मेरे फादर एक्स आर्मी में थे, रिटायर्ड हो गए। जवान किसान के जो शब्द है उनको मैं अच्छे से महसूस करता हूँ, आत्मसात भी करता हूँ चीजों को, कि हम मिडिल क्लास लोग, हमें विरासत में क्या मिला, कुछ नहीं मिला। हमें विरासत में अच्छी परवरिश मिली है, उसके अलावा हमें ना राजनीति मिली है, ना पैसा मिला है हमें विरासत में। हमें अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार, अच्छे रीति रिवाज, और हमें मिला है तो मिला है, सिर्फ अनुशासन मिला है। और उस चीज को हम लोग जहां तक सोचते हैं उसको हम ये भी सोचते हैं कि हमारे आभूषण है, हमारे घर वालों ने हमें ये संस्कार देके यहाँ भेजा है, तो बहुत अच्छा हम मानते हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। क्या आप इन्हीं संस्कारों की और इसी किसान पुत्र की बदौलत क्या नीमका थाना के लोगों में दिल में और जगह बना पाओगे आप? निश्चित रूप से हमारे लोगों के बीच में ये मजबूती से हमारे नीमका थाना वासियों ने शपथ और संकल्प ले लिया है कि हम बाहरी किसी लोग को स्वीकार नहीं करेंगे। हम राजा का कोई बेटा राजा बने, उस चीज को हम स्वीकार नहीं करेंगे। एमएलए का बेटा यहाँ एमएलए बने, इस चीज को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम बिल्कुल भी हमारे लोगों को, जहां तक हमारा प्रयास होगा, ये लड़ाई जो सत्य न्याय और धर्म की जो लड़ाई है, ये बड़ी मजबूती और शिद्दत के साथ में हम लोग 23 में लड़ेंगे। इसका आगाज हम लोग कर चुके हैं और निश्चित रूप से हम लोग सत्ता परिवर्तन में हमारे नीमका थाना वासियों को, हमारे लोगों को ये बताना चाहूंगा, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैसेज देना चाहूंगा कि निश्चित रूप से 23 में हम इस चीज को उखाड़ रखेंगे, निश्चित रूप से।
बिल्कुल। आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद हम लोगों पे इसी तरह बना रहा तो हम लोग निश्चित रूप से इस चीज को उखाड़ सकें। दर्शकों का बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों के बारे में, दर्शक नहीं, सारे भाई लोग हैं, दर्शक कहाँ होंगे, दर्शक आपको देख रहे हैं और इन्हीं में आपके प्रशंसक हैं, आपको जानने वाले और लोग जानेंगे आपके बारे में जानेंगे आज। वेल हमारा कोई भी हो सकता है, हमारा भाई, हमारा बड़े भाई के रूप में भी हो सकता है, छोटे भाई के रूप में भी हो सकता है, शुभचिंतक, हमारे फॉलोअर्स, हमारे भाई, हम एक दूसरे में मजबूत भावना से नहीं जुड़ेंगे, एक दूसरे से हम लोग, वो माध्यम हमारा आध्यात्मिक भी हो सकता है, हमारा भावनात्मक भी हो सकता है, एक सकारात्मक नजरिया भी हमारा हो सकता है किसी की भी भावना को लेके। तो हम भावनात्मक जुड़ाव हमारे भाइयों से, हमारे बुजुर्गों से हमेशा रखने का हमेशा प्रयास शुरू में भी हम करते आए हैं और आगे भी हम इसी तरह का प्रयास, इसी तरह के एफर्ट्स हमारे द्वारा मजबूती से किए जाएंगे। इस तरह के एक छोटा सा पूछूंगा, बस लास्ट सवाल है क्योंकि मामला बढ़ गया लाइव प्रसारण में। ये नीम का थाना में गोवंश, मूक प्राणी, पशुओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। कोई बीमार, दुखी, पीड़ित, कोई ट्रेन से कट जाती है गाय, या कोई मतलब नंदी है, या कोई घोड़ा है, या कोई भी XYZ कुत्ता है, उनके लिए पशु एम्बुलेंस होनी चाहिए। और यहाँ के जो विधायक हैं उनके फंड में भी 5 करोड़ रुपए का फंड आता है जानकारी अनुसार, और गोपाल गौशाला उसमें भी 2 करोड़ रुपए से अधिक पड़े हैं, लोगों की सेवा ने दिए थे, गाय की सेवा के लिए। लेकिन नीम का थाना में ये पशु एम्बुलेंस नहीं ला पा रहे, तो क्या ये जिला बढ़ाएंगे? पशु एम्बुलेंस आपके हिसाब से आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? और आप क्या प्रयास करोगे नीम का थाना में पशु एम्बुलेंस आए? क्योंकि नीम का थाना की जनता की मांग है कि नीम का थाना में पशु एम्बुलेंस आए। देखिए जननी हमारी, हम सारी चीजों से देखते हैं तो एक गौ माता को हम एक जननी के रूप में माँ का दर्जा देते हैं। इससे हमारी आध्यात्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है और बहुत से लोगों को हमने मजबूती से देखा भी है कि वो बेचारे पूरे प्रयास करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए बहुत मजबूती से प्रयास करते हैं। और हमेशा मेरा और मेरी टीम का भी हमेशा हमारी गौ माता के लिए, गो सेवा के लिए, मैं और मेरी टीम के लिए हमेशा जब भी हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, मैं मजबूती के साथ में इस तरह के कार्य हम लोग करते हैं। लेकिन आज हमें तकलीफ इस बात की है कि हम लोग इस चीज को डिजर्व नहीं कर रहे हैं। जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको कुछ ना कुछ नया नवाचार बोल सकते हैं, कुछ नया उनको करना चाहिए ताकि हमारे क्षेत्र में हमारे लोगों के आध्यात्मिक जो जुड़ाव है गौ माता से, तो उस चीज को वो कम से कम उन्हें सेल्फ ये तो मिले कि मैं सेटिस्फिकेशन वाली बात है जी, संतुष्टि वाली बात कि हमारे लोगों को कम से कम संतुष्टि मिल पाए इस चीज को लेकर। क्योंकि वो मूक प्राणी तो किसको कहेगा? तो नीम का थाना में पशु एम्बुलेंस के लिए आप करोगे, सहयोग करोगे? बिल्कुल, अगर आपके सहयोग आशीर्वाद से हम जैसे नौजवान को मौका मिलता है, और मैंने कहा आपको ये तो थानेदार वाली कुर्सी है, कभी इस कुर्सी में कभी कौन आ गया, कभी कोई दूसरा आ गया, कभी तीसरा आ गया, ये तो चलता रहता है। ये तो जैसे जीवन चक्र होता है, काल चक्र होता है, उसी तरह चलता रहता है, कोई बड़ा नई चीज नहीं है। लेकिन राजनीति को लेके हमारे लोगों में अवेयरनेस आए, जागरूकता आए हमारे लोगों में, ठीक से ये समझे कि हमारा कौन अपना है कौन पराया है। इस चीज को हमारे लोगों को समझना चाहिए, जहां तक मैं मानता हूं। इन्हें कोई बाहर से चल के आ गया, कोई अब इनको दुख दर्द पीड़ा ये लोग समझ, इनको हमारे लोगों का दर्द दुख से कोई मतलब नहीं है, ये तो है सच्चाई। क्योंकि हम आपस में भावनात्मक हमारा जुड़ाव है, तभी हम लोगों को पता चल पाता है कि भाई हम किस लेवल पे है, कहाँ तक हमारा बौद्धिक स्तर काम करता है, हमारे लोगों तक कहाँ तक हम जुड़ाव कर पाते हैं इस तरह। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे नीम का थाना के युवा नेता समाज सेवी राजेश भाईडा। और नीम का थाना जिला बने, नीम का थाना की जनता आपको जागना पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कई दशकों से नीम का थाना को फुटबॉल समझकर यहां से पैसा कमाया जा रहा है, नहीं कि नीम का थाना को जिला बनाया जा रहा है। नीम का थाना के आसपास के इलाके जिला बनाने को तैयार है, खेतली, जफरवाटी, रिंगस, कोटपुतली। नीम का थाना क्यों नहीं? नीम का थाना की जनता जब तक सोई है, जब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंधेरी नगरी वहां होती है और चौपट राजा वहां होता है जहां कुछ नहीं होता।
आपको जगना पड़ेगा, सभी के साथ लगना पड़ेगा। और नीम का थाना में जो युवा समाज सेवी राजेश बायड़ा है, इन्होंने भी अशोक गहलोत से मिलकर ये मांग उठाई है। और अब देखते हैं कि आने वाले समय में नीम का थाना जिला बनता है या नहीं। हमारी जलकोष शेखावटी की मैं पत्रकार दीपक शर्मा ये मुहिम चला रहा हूँ कि सभी के पास सभी का जाके मतलब बातचीत रखे और उन मुद्दों पर बात करें जिससे नीम का थाना जिला बने। हमारे नीम का थाना की तरफ पूरी राजस्थान सरकार को देखना पड़े कि नीम का थाना की जनता वास्तव में जिला चाहती है। और नीम का थाना की जनता की सैकड़ों सालों से तो नहीं, सॉरी दशकों से मांग है कि जिला बने। और नीम का थाना की जनता को अब धोखा न दिया जाए, नीम का थाना की जनता की सुनी जाए। और नीम का थाना की जनता की आवाज के रूप में राजेश बायड़ा ने आवाज उठाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप इस प्रकार से जलकोष शेखावटी पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और मकर संक्रांति आ रही है, नववर्ष है, इसके लिए दर्शकों को आप क्या शुभकामना देना चाहेंगे? देखिए, हमारे क्षेत्र में हमारे लोग अच्छे से अपना जीवन यापन करें, सकारात्मक सोच के हिसाब से अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिजनों के लिए और हमारे इस समाज के लिए लक्ष्य और उद्देश्य सुनिश्चित करें। और जवान और किसान अपने आप को सामाजिक सुरक्षा का हवाला देते हुए, समरसता का परिचय देते हुए, सौहार्द का परिचय देते हुए, सामाजिक सरोकार का परिचय देते हुए अपने लक्ष्य और उद्देश्य इस समाज के लिए, इस हमारे क्षेत्र के लिए सुनिश्चित करें। ऐसी उम्मीद, ऐसी कामना मैं तमाम क्षेत्रवासियों से करता हूँ। बधाई क्या देना चाहेंगे? बस यही है कि आप लोग अपनी ऊर्जा को, अपने स्ट्रक्चर को, अपने बौद्धिक स्तर को आप नकारात्मक चीजों में ना लगाते हुए अच्छे सभ्यता और संस्कृति को आधार मानते हुए, हमारे रीति रिवाजों को आधार मानते हुए, अनुशासन से प्रेरणा लेते हुए हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए आप तमाम लोग लक्ष्य और उद्देश्य ठीक से निर्धारित करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।